अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे कि जो इन्वायरमेंट है हमारा उसके मेजर कंसर्न्स और प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, तो उनको किस लेवल पे हम डिस्कस करेंगे आज। इसी ही लेक्चर में हम आज देखेंगे कि इस पूरे लेक्चर की जो आउटलाइन है वो है ए नंबर मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज, फिर उसका रिस्पॉन्स क्या है एट द नेशनल लेवल, कि हम एज ए नेशन या एज ए कंट्री लेवल पे हम उनको क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह उसकी रेमेडीज हैं और उसको किस तरह मैयर करके हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं जो प्रॉब्लम्स हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे है रिस्पॉन्सेज। तीसरे नंबर पे रिस्पॉन्सेज एट द इंटरनेशनल लेवल, के इंटरनेशनल लेवल पे किन चीज़ों के क्या स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें हम अपने जो मेजर इन्वायरमेंट के प्रॉब्लम्स हैं उनको मिनिमाइज करके कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके किस किस तरह से प्रोटोकॉल्स और स्टैंडर्ड्स हैं। इसमें जो लिस्ट किया हुआ है मैंने इसी लेक्चर में कि मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज कौन कौन से हैं। पहले है पोल्यूशन ऑफ एयर वाटर एंड लैंड, कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो एयर में पोल्यूशन है, वाटर में है और लैंड में। ये इनका हम नेक्स्ट स्लाइड्स में ही इनको डिटेल डिस्कशन करेंगे कि एयर की पोल्यूशन किस तरह से है और वाटर किस तरह पोल्यूट हो रहा है और लैंड किस तरह से पोल्यूट हो रही है। देन सेकंड नंबर पे है जी हैजर्ड्स केमिकल्स एंड वेस्ट। थर्ड नंबर पे लैंड डिग्रेडेशन, के जो हैजरडस केमिकल्स हैं, जो नुकसानदेह केमिकल्स हैं, उनके अलावा जो वेस्ट है उनके अलावा लैंड भी डिग्रेड हो रही है, तो उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, ओजोन डिप्लीशन हो रही है जिससे ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज भी, कि आजकल ग्लोबल वार्मिंग वगैरह का जो आपने सुना होगा इश्यूज है काफ़ी, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ड्यू टू ड्राउट, वाटर स्कैरिसिटी, या ड्यू टू सेरेनिटी, बहुत सारे इश्यूज है जिसकी वजह से क्लाइमेट में चेंजेस आ रही हैं। लॉस ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल रिसोर्सेज, के जो नेचुरल एंड कल्चरल रिसोर्सेज हैं ये डिफॉरेस्टेशन या हाउसिंग सोसाइटीज़ के डेवलपमेंट की वजह से, ये जो भी हैं इनको हम मज़ीद डिटेल डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। पोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंटल मीडिया, के मीडिया क्या है बेसिकली, तो मीडिया लैंड एयर वाटर जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रही है। पोल्यूशन ऑफ मीडिया का ये तीन चीज़ें हैं। अगर लैंड ख़राब हो गई तो इट मीन्स आपका इन्वायरमेंट ख़राब हो गया। अगर एयर ख़राब हो गई, एयर किस तरह से ख़राब होगी, तो कुछ इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं कि वो भी इस तरह से ख़राबी होगी, और वाटर भी इस तरह से हो जाएगा। अब एयर पोल्यूशन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन है कि द इमिशन ऑफ एनी इम्प्योरिटी इनटू द एयर। तो ये कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इम्प्योरिटीज होती हैं एयर में। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं एयर में, जिस तरह हम इधर लिखेंगे गैसेस या दूसरी चीज़ें, तो वो फ़ायदेमंद भी होती हैं, वो इम्प्योरिटीज़ नहीं कहलाती। तो जो इम्प्योरिटीज़ होंगी जो कि नुकसानदेह होंगी वो एयर के अंदर अगर आ जाए तो एयर पोल्यूशन होगी, जैसा कि स्मोक है, टोबैको स्मोक, डस्ट, cinders, solid particles, gases, mist, fumes, odors and radioactive substances। ये cinders होता है कुछ unburned material, के कुछ आधा जला हुआ या partially burned material, जिस तरह कोयला होता है या लकड़ी आधी जली होती है तो वो बाद में इस तरह से कोयले की शक्ल में बन जाती है, तो ये भी इस तरह करती है। और एयर पोल्यूशन एंड स्मोक्स इन द इनर मंगोलिया, ये एक पिक्चर दिखाई गई है जो एक जगह की है दुनिया में, कि इनर मंगोलिया के अंदर किस तरह से ये स्मोक है और उसके अंदर एयर के अंदर ये पोल्यूशन है। तो इस तरह हमारे यहाँ भी जो पाकिस्तान में है, ये स्मोक वगैरह नवंबर में जब क्रॉप्स के रेजिड्यूज को बर्न करते हैं, आग लगाते हैं, तो इस तरह से इन्वायरमेंट हो जाता है, तो जिससे आई साइट जो है इफेक्ट होती है, बाकी काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं इसमें। एयर पोल्यूशन के बाद हमारे पास है जी स्मोक फ्रॉम इंसिनरेशन ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट ऑन बैंक्स ऑफ रिवर्स, कि ये जो चीज़ें जलाते हैं बाकियात चीज़ों की या कूड़ा करकट वगैरह या जो फसलों की बाकियात हैं, ये सारी जो जलाते हैं, तो ये इस तरह से ये एक आबादी है जो रहने वाला इलाका है उसको इस तरह से पोल्यूट करता है। यहाँ पिक्चर दिखाना का मकसद जस्ट यही था। और इसके बाद है जी वाटर पोल्यूशन, कि वाटर पोल्यूशन किस तरह से होती है, वो तो एयर पोल्यूशन थी उसके तीन पार्ट थे। अब वाटर पोल्यूशन में ग्राउंड वाटर भी है, सरफेस वाटर भी है एंड मैरीन वाटर भी है। तो ये ग्राउंड वाटर भी इस तरह पोल्यूट हो रहा है और सरफेस वाटर भी, मैरीन वाटर भी। नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको दिखाते हैं किस तरह से सरफेस वाटर पोल्यूट इस तरह से हो रहा है कि सेवरेज का वाटर या जो दूसरी प्रोडक्ट्स हैं इंडस्ट्री वगैरह, ये जो भी चीज़ें हैं वो हम दरियाओं में, नदी नालों में, नहरों में इस तरह से हम छोड़ रहे हैं, जो पानी हमें आबपाशी करने के लिए इस्तेमाल होता है, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए या किसी भी दूसरे पर्पस के लिए, ग्राउंड्स में लगाने के लिए, तो सारा पोल्यूट है। तो उसके अंदर काफ़ी सारे चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हेल्थ को या ह्यूमंस को या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको नुकसानदेह कर रही होती हैं और इन्वायरमेंट पोल्यूट कर रही हैं। तो इस तरह से ये सरफेस वाटर भी पोल्यूट हो रहा है। पिक्चोरियल
उससे स्लाइड से आपको दिखाने का ये मकसद था कि आप अच्छी तरह इसको ज़हन-नशीन कर लें। ग्राउंड वाटर पोल्यूशन भी इस तरह से, ये जितने भी हमारे रन ऑफ्स हैं, गैस स्टेशंस हैं, लैंड फिलर्स हैं, ऑयल टैंक्स हैं, पेस्टिसाइड की कंपनीज हैं, रोड्स बनते हैं, फर्टिलाइजर प्लांट, सबका ये जोन ऑफ एरेशन में और फिर वाटर टेबल एक्वाफायर में और नीचे जा रहा है। यहाँ एरो आपको दिखाया जा रहा है कि ये ग्राउंड वाटर फिर हम यहाँ से पंप करते हैं, पंप करके इनको खींचते हैं। हालांकि ये सारा खराब होता जा रहा है वाटर, कि हम इसी के ही अंदर चीजें मिक्स कर रहे हैं ग्राउंड के अंदर, फिर ये चीजें खराब हो रही हैं और ये जाके अंदर इस तरह से प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं। फिर बाद में जब इसको पंप करके आउट करते हैं, लेते हैं पीने के लिए, तो पीने के काबिल नहीं होता, इसको बाद में फिल्टर करना पड़ता है। तो ग्राउंड वाटर भी पोल्यूट हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। नेक्स्ट मैरीन वाटर पोल्यूशन, वो भी इस तरह से कि साहिल समुद्र पे हमारी एक्टिविटीज हैं, बंदरगाह हैं और जो हमारे ऑयल टैंकर्स हैं उनका ऑयल भी मिक्स हो रहा है, या दूसरी चीजें भी हमारी हैं कि हम वेस्ट मटेरियल साहिल समुद्र पे या समुद्र में डाल देते हैं, तो वो भी उसका मैरीन वाटर उससे खराब हो रहा है, पोल्यूट हो रहा है। और जो उधर लिविंग हैं, उसके जो समुद्री मखलूक है, या जो वहाँ रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि फिश है या दूसरे भी हैं, तो वो उस उनकी लाइफ इफेक्ट हो रही है, उनकी वजह से इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है। तो फ्यू क्वालिटीज फिश है जो कि सर्वाइव करती हैं पोल्यूट वाटर में, अदरवाइज सारी फिशेज नहीं करती, उनकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से फिश का जो लिविंग फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है। अब लैंड पोल्यूशन क्या है? हमने पहले एयर पढ़ा था, फिर वाटर पढ़ा है, अब हम थर्ड नंबर पे लैंड पोल्यूशन पढ़ रहे हैं कि लैंड पोल्यूशन क्या है। प्लास्टिक बैग्स एंड जनरल वेस्ट डंप्स बिसाइड्स कमर्शियल टॉयलेट्स ऑन रिवर बैंक्स, तो ये सारा सीवरेज एक ही जगह पे इकट्ठा होता है, जो कि कम्युनल लोग यूज करते हैं, मतलब सारी जो कम्युनिटी इकट्ठी रहती है, तो वो उनका सारा मटेरियल एक ही जगह पे जमा होता है। तो इस तरह जब वो लैंड ही खराब होती जा रही है, कि जो कि रिवर बैंक्स के ऊपर, या कॉलोनी का जो एंड होता है, टाउन्स का जो एंड होता है, वहाँ जो प्लॉट्स होते हैं, या एक सोसाइटी का जो एंड होता है, वो इस तरह खराब होते जा रहा है वेस्ट मटेरियल से, कि जो आपका कूड़ा क्रिकेट भी और दूसरा कम्युनल टॉयलेट से भी। अगर समंदर दरियाओं के किनारे जा रहे हैं, तो वो दरियाओं का पानी नहरों में इस तरह जाता है, तो वो ज़मीनें भी इस तरह से खराब हो रही है। लैंड पोल्यूशन, जो उनके ऊपर हम फसलें लगाते हैं, ये जो वेजिटेबल्स लगाते हैं, तो उसके अंदर भी वो साल्ट्स वगैरह, जो मिनरल्स हैं या दूसरी चीज़ें हैं, वो चली जाती हैं, मेटल्स वगैरह चली जाती हैं, जो कि हेल्थ के लिए नुकसानदेह होती हैं, चाहे वो उसको ह्यूमन यूज़ करें, चाहे लाइफ स्टॉक के लिए यूज़ की जाए, जिस तरह से भी, तो इस तरह वो पोल्यूट हो रही है। अब मेजर कंसर्न क्या है इसके? तो एक सर्कल यहाँ दिखाया गया है, इसको जहाँ से भी स्टार्ट करें तो आपको एक एक दूसरे से चीज़ें लिंक नज़र आएगी, कि किस तरह से मेजर कंसर्न है कि कॉजेज़ इलनेस एंड डेथ हो रही है, किन वजूहात से, कि डैमेज टू द हैबिटेट एंड इकोसिस्टम, लॉस ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ, लॉस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देन उसके बाद इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज में ट्रांस बाउंड्री इम्पैक्ट्स आ रहा है, एसिड रेन है और हेज पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, न्यूक्लियर फॉल आउट है, फिर उसके बाद पीस एंड सिक्योरिटी, देन एंड पे कॉज एंड इलनेस डेथ। ये सारे प्रॉब्लम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कि जो कि इन्वायरमेंटल्स में इशू आ जाते हैं, कि इन्वायरमेंट के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं लैंड से, एयर से और वाटर से। नेक्स्ट मेजर काजेज क्या है ऑफ पोल्यूशन की? इन्हीं की जो लैंड, वाटर और एयर को खराब कर रही हैं, कि एग्रीकल्चर रन ऑफ, कि एग्रीकल्चर के अंदर जो रेजिड्यूज हैं, जो जो फसलें हैं, उनकी बाकियात को जलाते हैं, या जो भी उसका मटेरियल होता है, उसको हम यूज करने के लिए किसी तरह से भी यूज करते हैं, तो इस तरह से वो है। अनक्लीन टेक्नोलॉजी, के हम टेक्नोलॉजी या कोई भी चीज प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके हमें स्टैंडर्ड्स नहीं पता, उसका हमें तरीकाकार नहीं पता, तो वो सारा अनक्लीन टेक्नोलॉजी होता है। नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एम्बिएंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, के जो भी इमीडिएट स्टैंडर्ड्स होते हैं, इम्प्लीमेंट हम नहीं करते, किसी भी चीज़ के फॉलो नहीं करते। फूड सेफ्टी के लिहाज से देख लें, लेबर सिस्टम के लिहाज से दें, केमिकल्स को अगर हैंडल करना है उसके लिहाज से देख लें, किसी भी चीज़ के हवाले से देख लें। इन एडुकेट पॉलिसीज एंड लीगल रिजीम्स, कि ये पॉलिसीज भी हमारी इन एडुकेट है, वो इतना नहीं है मुनासिब, गैर मुनासिब सी हैं, कि उनको हम फॉलो कर सकें, यूज़ कर सकें। नेक्स्ट है जी इमिशन डिस्चार्ज फ्रॉम इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड एनर्जी प्रोडक्शन। जितने भी फैक्ट्रीज, यूनिट्स हैं, ट्रांसपोर्ट है, हमारा इंडस्ट्री है, तो उनसे जो इमिशन हो रहा है, जो भी डिस्चार्ज हो रहा है, चाहे वो एयर्स की फॉर्म में स्मोक है, एयर्स के अंदर स्मोक में जा रहा है, अगर लैंड के अंदर की बात करें तो वो हम उसको वाटर के थ्रू उसमें हम चीज़ें डिस्चार्ज कर रहे हैं, सिवरेज के थ्रू चीज़ें डिस्चार्ज कर रहे हैं, एनर्जी की फॉर्म में जितने भी मटेरियल्स हैं हम वेस्ट कर रहे हैं लैंड में, एयर में, तो ये एक मेजर कॉजेज थी पोल्यूशन की, तो ये सारी चीज़ें शामिल हैं। अब इसके रेमेडियल मेजर्स क्या है, कि जिसके हम क्योर कर सकें, उनका एहतियात करके उनका इलाज कर सकें, मतलब ये कि उनको मिनिमाइज कर सकें। एम्बिएंट स्टैंडर्ड्स के जितने भी हैं इमीडिएट, या जो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल्स हैं, उनको फॉलो किया जाए। डिस्चार्ज स्टैंडर्ड्स, के हम जो
नामियाती मादे या बाकियात हैं या फजलियात हैं या जो भी चीज़ें हैं हमारी सेवरेज की फॉर्म में, इंडस्ट्रीज़ की वेस्ट ये प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चरल की जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं जितनी भी हैं, वो सारी की सारी हम उनको एक स्टैंडर्ड तरीके से डिस्चार्ज करें, उनका अलहदा सेटअप हो, उनको अलग से प्रोटोकॉल करके उनको डिस्चार्ज करके क्लीन किया जाए, क्लीन करके फिर उनको फर्दर यूटिलाइज किया जाए। नेक्स्ट है जी क्लीनर प्रोडक्शन के ये स्टैंडर्ड जो डिस्चार्ज है वो क्लीनर प्रोडक्शन यूनिट लगाया जाए, जिस तरह डिस्पोजल लगाए जाते हैं जो आपका सीवरेज सिस्टम होता है तो उसमें से वाटर को अलग किया जाता है, डिप्राइज मटेरियल को या दूसरे बाकी चीज़ों को अलग किया जाता है। टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर होनी चाहिए कि लेटेस्ट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए जो वर्ल्ड लेवल पे यूज़ हो रही है। ये सारे रेमेडियल मेजर्स हैं इसके। अब हैज़ार्डस वेस्ट एंड केमिकल्स ये सेकंड नंबर पे था कि हैज़ार्डस वेस्ट एंड केमिकल्स को किस तरह से ही हैंडल करना चाहिए और इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं। तो इस तरह कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे मिलते हैं केमिकल्स के जिनके ऊपर सिंबल होते हैं। तो ये टॉक्सिक केमिकल्स का सिंबल होता है, लिखा नहीं होता, जस्ट इट मीन्स ये टॉक्सिक केमिकल्स है और ये रेडिएशंस वगैरह, रेज़ वगैरह के लिए एटॉमिक एनर्जी वाले यूज़ करते हैं कि इस तरह से इस मटेरियल से रेज़ यूज़ हो रही हैं, तो इसको यूज़ करना है या नहीं करना। तो ये सारे इनको स्टैंडर्डाइज़ यूज़ें करनी चाहिए। केमिकल इन इंटरनेशनल ट्रेड के इंटरनेशनल तरीके से करना चाहिए, पैकिंग उनकी इंटरनेशनल तरीके से होनी चाहिए। अगर एल्यूमीनियम में पैकिंग है या अगर प्लास्टिक पैकिंग है या जो ग्लास पैकिंग है, किसी भी चीज़ में पैकिंग है केमिकल्स की, वो एक इंटरनेशनल तरीके से होना चाहिए क्योंकि हर केमिकल्स का एक अपना प्रोटोकॉल होता है कि उसको किस तरह से स्टोर करना है और हैंडल करना है और हैज़ार्ड्स वेस्ट को भी इस तरह से डंप किस तरह से करना है, किस जगह उनको स्टोर करके फिर वो करना है, ये सारी चीज़ें इसमें ये शामिल होती हैं। फिर उसके बाद यदि परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स कि किस तरह से उनको स्टोर करके किस तरह उनको यूज़ किया जा सके। मेजर कंसर्न्स क्या है कि इल्लीगल डंपिंग है, फिर ट्रांसपोर्ट एंड डिस्पोजेबल ऑफ हैज़ार्डस वेस्ट है, फिर इंटरनेशनल ट्रेड इन हैज़ार्डस केमिकल्स की किस तरह से, ये वो पॉइंट्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। कॉजेज़ ऑफ सीरियस डैमेज टू वाटर रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट, फिर कॉजेज़ ऑफ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड डेथ है, फिर परसिस्टेंस एंड बायो एक्यूमुलेशन ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स कि जो भी चीज़ें हैं उनको हैंडल किस तरह से करना है, वो उनकी वजूहत बन सकती हैं और उनको ट्रांसपोर्ट कैसे करना है और उनको डिस्पोजल कैसे करना है। तो ये सारे पॉइंट्स इसमें ये शामिल हैं। और मेजर कॉजेज़ क्या हैं? प्रोडक्शन, यूज़ एंड डिस्पोज़ल ऑफ केमिकल्स इंक्लूडिंग पेस्टिसाइड कि उनका प्रोडक्शन, उसका यूज़ और उसका डिस्पोज़ल और उस केमिकल्स का इंक्लूडिंग पेस्टिसाइड का किस तरह से होना चाहिए। फिर जी जनरेशन उनकी किस तरह से होनी चाहिए ऑफ हैज़ार्डस वेस्ट की कि किस तरह से उनको जनरेट करके उनको स्टोर किया जा सके या उनको प्रिवेंट किया जा सके। फिर इर्रिस्पॉन्सिबल इंटरनेशनल ट्रेड इन हैज़ार्डस केमिकल एंड वेस्ट के जो भी गैर ज़िम्मेदाराना रवैया जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, तो उसको फॉलो ना करना। फिर प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स जो रेजिस्टेंस है जिनका नहीं होना चाहिए ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स का, उनका उनका प्रोडक्शन करना और उनको बेतहाशा इस्तेमाल करना। तो इस तरह हैज़ार्डस वेस्ट का जनरेट भी करना और उनका डिस्पोज़ल भी सही तरह ना करना, ये तमाम चीज़ें मेजर कॉज़ में आ जाती हैं कि हैज़ार्डस वेस्ट एंड केमिकल्स। अच्छा, नेशनल मेजर्स क्या है इसके कि एक क्योंकि जो चीज़ बनाई जाती है इंटरनेशनल लेवल पे उसका इंटरनेशनल प्रोटोकॉल दिया जाता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक उसमें मॉडिफिकेशन कर दी जाती है कि अगर इसको नेशनल लेवल पे यूज़ किया जाए तो क्योंकि इंटरनेशनल जो चीज़ बनाई जाती है वो नहीं जान पा रहे होते कि आपने उसको किस तरह से जाके हैंडल करना है, किस तरह से यूज़ करना है। तो देन वो साथ अपनी एक एहतियाती तदाबीर या प्रिकॉशनरी मेजर्स लिख देते हैं कि अगर आप फलाँ कंट्री में जा रहे हैं, फलाँ नेशनल लेवल पे जा रहे हैं तो इसको किस तरह से स्टोर करना है, किस तरह पैकिंग करके रखना है, तो ऊपर लिखा भी होता है। तो वो नेशनल मेजर्स हमें भी अपनाने चाहिए ताकि एनवायरनमेंट पोल्यूट ना हो। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन, कोई ना कोई रूल और तरीके होने चाहिए कि ये नहीं कि हर बंदा ही केमिकल्स को हैंडल करना सीख ले और हर किस्म की सवारी के ऊपर और हर किस्म के उसके ऊपर पॉइंट्स के ऊपर जहाँ पॉपुलेशन या ह्यूमन्स एक्टिविटी हो रही है लेके चला जाए, ऐसे नहीं। तो उनके भी मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, उनका स्टैंडर्ड होना चाहिए, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स इसको डील भी करते हैं। इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड यूज़ ऑफ केमिकल्स, इसका भी ये सारा हमने डिस्कस कर लिया। इफेक्टिव डिस्पोजल ऑफ हैज़ार्डस वेस्ट, उनका इफेक्टिव डिस्पोजल होना चाहिए। ये नहीं कि अगर आपने उनको डिस्पोजल करना है तो साथ किसी हमसाये के घर के साथ ही जाके वेस्ट कर दें मटेरियल्स को या किसी के खाली ग्राउंड में देखें तो वहाँ जा कर दें, तो उसकी पंजेंट स्मेल से वहाँ के ह्यूमन पॉपुलेशन या लिविंग जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, तो वहाँ से डिस्टर्ब होंगे। इस तरह नहीं होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए डिस्पोजल। अच्छा, फेजिंग आउट प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, उनका भी फेज होना चाहिए कि किस तरह से आप उनको प्रोड्यूस करना है और उनको स्टोर करना है। डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव फीड स्टॉक्स एंड डिस्पोजल ऑप्शन के डेवलपमेंट करनी चाहिए अल्टरनेटिव
फीड स्टॉक्स की जो एंड डिस्पोजल ऑप्शन की। इंटरनेशनल एक्शन भी होते हैं कि बेसल कन्वेंशन होना चाहिए, प्रोटेक्शन एंड कन्वेंशन होने चाहिए, केमिकल्स को रेजिस्टेंस करना चाहिए, इंटरनेशनल ट्रेड में केमिकल्स प्रोग्राम होने चाहिए, स्टॉक होम जो है कन्वेंशन ऑन रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, ये सारी चीजें इंटरनेशनल लेवल के, ये वो पॉइंट्स हैं जो हम अभी ही अपने ही इसी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। लैंड डिग्रेडेशन भी है इसके बाद जो थर्ड नंबर पे है, जो कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है। तो लैंड डिग्रेडेशन देख सकते हैं आपके लैंड डिग्रेडेशन किस तरह से हो रही है कि फ्लड्स आते हैं या जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो हो रही हैं, जिसकी वजह से रन ऑफ हो रहा है और एक टुकड़ा जमीन का काट के दूसरी जगह चला जाता है। थंडरस्टॉर्म्स भी आते हैं कि जमीन के जो हिस्से हैं जिसके अंदर हम कुछ कर रहे होते हैं कि फसलें उगा रहे होते हैं, वो बहकर दूसरी जगह चली जाती है, उसकी और तह निकल आती है। अर्थक्वेक्स वगैरह भी हैं, बहुत सारी चीजें इसमें शामिल हैं कि जो लैंड डिग्रेड हो रही है। मेजर कंसर्न क्या है कि लोअर सॉइल प्रोडक्टिविटी, कि सॉइल की प्रोडक्टिविटी मेजर कंसर्न भी। वजूहत क्या क्या हो सकती हैं? फोर्स्ड माइग्रेशन है, पॉवर्टी है एंड ड्राउट है, कि जो वहाँ रहने वाले हैं वो माइग्रेट करके चले जाएं, गुर्बत फैल जाए उससे, और ड्राउट के परमानेंट वाटर शॉर्टेज, ये मेजर कंसर्न है। कि इससे फिर होता क्या है? डिस्ट्रप्शन ऑफ वाटर साइकिल्स, जो वाटर साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। कई साल दरियाओं ने और नहरों में पानी आना था, वो नहीं आया। क्यों नहीं आया? बारिशें कम होने की वजह से पहाड़ों में पानी कम हो गया है, ग्लेशियर्स कम पिघले हैं। या हो सकता है कि जिस तरह हम कमी वाली बात कर रहे हैं, ज्यादा आ गया पानी, इस साल फ्लड आया है, पानी ज्यादा आ गया है, तो इस वजह से जो साइकिल था वाटर का वो डिस्टर्ब हो गया, फसलें नहीं उगा सके, या जमीनों के ऊपर पानी ज्यादा देर खड़ा रहा या नहीं हुआ। खड़े होने से भी नुकसानदेह होता है पानी ज्यादा देर, और ना होने से पानी भी नुकसानदेह हो जाते हैं कि जो सॉइल है वो हार्ड हो जाती है, जस्ट लाइक आपको पिक्चर में नजर आ रही है। पुअर वाटर रिटेंशन, लैक ऑफ फूड सिक्योरिटी, एट द एंड रिजल्ट क्या होता है कि फूड सिक्योरिटी की फूड कम हो जाती है, क्योंकि वहां फसलें नहीं उगाई जा सकती, पानी ज्यादा होने की वजह से भी और पानी कम होने की वजह से भी। तो देन ये हमारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं सारे। मेजर काजेज फिर दोबारा इसको डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या हो सकती हैं। ओवर क्रॉपिंग, बार बार ज्यादा से ज्यादा फसलें लगाई जाए जिससे सॉइल की फर्टिलिटी लो हो जाती है, नेक्स्ट फसलें नहीं लगा सकते। और ग्रेजिंग, कि ज्यादा से ज्यादा वहां से सब्जा उगा हुआ था तो वहां से एनिमल्स को चरा दिया गया, एनिमल्स वगैरह से खा गया जो चारा जात थे, वहां ज्यादा और नहीं उगे तो ओवर ग्रेजिंग हो गई, सॉइल खराब हो गई, डिस्टेंट अगली फसलें नहीं होगी या नेक्स्ट टाइम के लिए ग्रेजिंग नहीं बची। लैंड कन्वर्जन, के लैंड की कन्वर्जन होगी किसी भी सूरत में, कि फ्लड आया, ऊपर का जमीन का टुकड़ा बह के चला गया या कुछ भी हुआ। डिफॉरेस्टेशन भी हो रही है, कि जंगलात का खात्मा, दरख्तों का कटाव ड्यू टू हाउसिंग सोसाइटीज, बिल्डिंग्स की वजह से, कॉलोनीज, रिहायशियों की जगह बनाने की वजह से। तो ये जंगलात के कटाव की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बारिशों का जो साइकिल है वो इफेक्ट हो रहा है, ये सारी चीजें उसमें हो रही हैं। सॉइल पोल्यूशन थ्रू इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, कि एग्रीकल्चर के थ्रू जो भी चीजें यूज हो रही हैं वो भी एक सॉइल पोल्यूट हो रही है, कि एक फसल लगाई, उसका कुछ प्रोडक्ट निकला या उसके ऊपर फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, केमिकल यूज किया, वो भी आखिर उसमें लैंड में चला गया, जिसकी वजह से सॉइल खराब हो गई, लैंड जो है वो खराब हो गई। तो इस तरह सॉइल पोल्यूशन थ्रू इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से भी। अब इंटरनेशनल एक्शन क्या है? इंटरनेशनल एक्शन यही है कि उसका लैंड यूज प्लानिंग की जाए, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग की जाए, डिफॉरेस्टेशन जो है वो कम की जाए, प्रॉपर वे से कॉलोनीज बनाई जाए, जहाँ लैंड सही तरह नहीं है, जहाँ चीजें नहीं उगती तो वहां जाके अपनी सोसाइटीज वो की जाए, तो जो काबिल काश जमीन है तो वहां ना लगाई जाए। तो ये आई थिंक 3 पॉइंट्स थे हमारे लैंड, एयर, वाटर का, और हैजर्ड्स केमिकल्स का, और लैंड डिग्रेडेशन का। तो नेक्स्ट जो पार्ट्स है या नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जो बाकी पार्ट्स हैं, ओजोन डिप्लीशन है, क्लाइमेट चेंज है, और उसके बाद लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये सारे पॉइंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।